स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 22 से 25 अक्टूबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एलटी ग्रेड परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी, एईडीओ, बिहार एसआई, बिहार सीजीएल सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए हम लोग प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे तो चर्चा करेंगे, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में हम कहाँ उनको यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो की क्लास पीपीटी, पीडीएफ इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारे जो करंट अफेयर का पेड पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड पैकेज का लिंक देखा जाए कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ जो हमारा पिन कमेंट आप जब चेक करेंगे तो पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वेबसाइट के जरिए इस मासिक पैकेज को नाम मात्र के शुल्क में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 18 रुपये 75 पैसे में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें से आपको सुविधाएं मिलती है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए डेली शाम को 7:30 आपको वीडियो क्लास मिल जाती है प्रतिदिन। किसी दिन देखा जाए अवकाश हो गया या जैसे दीपावली की छुट्टी थी तो अवकाश था, तो उसमें जो रिमेनिंग करंट अफेयर थे उसको भी हम लोग साथ में कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्रतिदिन देखा जाए 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, महीने के एंड में देखा जाए तो कंप्लीट आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी आपसे लिया जाता है और जो टेस्ट होता है वो ऐप पर होता है। साथ साथ में पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और ये पूरा कंटेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं आपको वहां पर मिलती है। इस मासिक पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके आगामी यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एलटी ग्रेड परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, एईडीओ, यूपीएसआई सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, आकाशवाणी, दैनिक भास्कर के महत्वपूर्ण खबरों को चर्चा की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर क्या है, यहाँ पर देखा जाए न्यूयॉर्क में तेग बहादुर, जो गुरु तेग बहादुर है उनके नाम पर सड़क का नामकरण किया गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क में गुरु तेग बहादुर के नाम पर सड़क का नामकरण किया गया है। आइए चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए तो न्यूयॉर्क सिटी में क्वींस जो रिचमंड हिल में गुरुद्वारा माखन शाह लुबान तक जाने वाली जो सड़क है उसका नाम अब किसके नाम पर जाना जाएगा? ये गुरु तेग बहादुर के सम्मान में सड़क का नाम जाना जाएगा, यानी कि गुरु तेग बहादुर मार्ग के नाम से इसको जाना जाएगा। यहां पर चर्चा करें, इस नामकरण का उद्देश्य उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए दिए गए बलिदान की श्रद्धांजलि देना है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। अगली खबर क्या है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा की थी, लेकिन अब ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो जापान को पहली महिला प्रधानमंत्री मिल गई है। आइए चर्चा करते हैं। देखा जाए तो जापान की सत्तारूढ़ एलडीपी की नेता है सानो ताइकची। ठीक है, साने ताइकची है। संसद में देखा जाए 237 वोट पाकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जापान में अब तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं थी। जो साने ताइकची हैं, जो शिगेरू इशिबा थे, शिगेरू इशिबा के इस्तीफे के बाद देखा जाए तो साने ताइकची ये बनी है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे चुके पीएम शिगेरू इशिबा का स्थान लिया और विपक्ष के जो नेता थे योशिको नोडा, इनको पराजित किया। योशिको नोडा, इनको देखा जाए तो 149 मत मिले थे और वहीं पर जो सारे ताइकची हैं इनको 237 वोट मिले थे। ठीक है, 64 वर्षीय ताइकची के बारे में चर्चा करें तो ये एलडीपी की पहली महिला अध्यक्ष भी है। एलडीपी की पहली महिला अध्यक्ष है। यहां पर देखा जाए जैसे अपने देश में बीजेपी कांग्रेस पार्टी है, उसी प्रकार से एलडीपी जापान में है और जापान में देखा जाए जापान में जो एलडीपी है उसकी पहली महिला अध्यक्ष यही है, साने ताइकची। देखा जाए वे पूर्व में टीवी एंकर भी रह चुकी हैं। क्या रह चुकी हैं? टीवी एंकर रह चुकी हैं। साथ ही साथ 1993 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निचले सदन में राजनीति में सम्मिलित हुई थी। तब से लेकर अब तक देखा जाए तो उत्तर प्रगति करती रही हैं साने ताइकची। अगली खबर पर चर्चा करें, भारतीय वन क्षेत्र में वैश्विक उपलब्धि। यहां पर देखा जाए जो भारत का वन क्षेत्र है उसके बारे में कुछ रिपोर्ट आई है और ये वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2025 के बारे में चर्चा की जा रही है। चर्चा करें यहां पर तो FAO की वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी किया जाता है FAO के द्वारा। किसके द्वारा? FAO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, परीक्षा में आपसे पूछे किसके द्वारा जारी की जाती है तो ये FAO के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कहां पर जारी की गई? बाली इंडोनेशिया में इसको जारी किया गया और इसके अनुसार बताया गया कि भारत अब 72.7 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र के साथ दुनिया में 9वां सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला देश बन गया है। 2024 में देखा जाए तो भारत का स्थान कौन सा था? 2024 में भारत का स्थान था 10वां। ठीक है, 2024 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो भारत का कौन सा स्थान था? भारत का 10वां स्थान था। और 2025 में जब रिपोर्ट आई तो बताया गया कि भारत का स्थान कौन सा है पूरी दुनिया में? तो भारत
देखा जाए वन स्थिति के मामले में, वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में 9वें नंबर पर है। ठीक है, यहां पर आगे हम चर्चा करें शीर्ष देशों में क्रमशः रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिर उसके बाद देखा जाए भारत का स्थान आता है। ठीक है, तो ये शीर्ष देश है। शीर्ष देशों में देखा जाए क्रमशः पहले स्थान पर कौन है, तो पहला स्थान रूस का है, दूसरा स्थान ब्राजील का है, तीसरा स्थान कनाडा का है, चौथा स्थान अमेरिका का, पांचवा स्थान चीन का है, छठवां स्थान जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, फिर उसके बाद देखा जाए सातवां ऑस्ट्रेलिया, आठवें पे इंडोनेशिया और 9वें स्थान पर देखा जाए तो भारत आ गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये सवाल आपसे परीक्षा में पीवाईक्यू पूछा भी जा चुका है। पीवाईक्यू में 2022 यूपी पीसीएस प्री परीक्षा का पेपर उठा के आप देखेंगे तो वहां पर आपको यह सवाल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखा जाए तो भारत की वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि दुनिया में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। जो वार्षिक वन क्षेत्र है ना, वार्षिक वन क्षेत्र में कितना % की वृद्धि हो रही है, तो उस मामले में देखा जाए भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और ओवरऑल वन क्षेत्र के मामले में देखा जाए तो वन क्षेत्र के मामले में भारत का 9वां स्थान है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं एकनाथ वसंत चटनीस के बारे में। इनका निधन हो गया है हाल ही में। देखा जाए तो पद्म विभूषण से सम्मानित वैज्ञानिक एकनाथ वसंत चटनीस 100 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बुनियादी जो बुनियाद था ना, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, ये देखा जाए तो बुनियाद रखने में इनकी प्रमुख भूमिका थी। यहां पर चर्चा करें, केरल के थुम्बा में पहले रॉकेट प्रक्षेपण स्थल का चयन कराया। इंक्सपार यानी कि भारतीय राष्ट्रीय समिति फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, की स्थापना में अग्रणी रहे और 1981 से 1985 के बीच इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक भी रहे थे। और इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बस एकनाथ वसंत चटनीस। पेशे से क्या थे, ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। चलिए आगे चर्चा करें, वेणु श्रीनिवास रतन ट्रस्ट जो टाटा ट्रस्ट है, ठीक है, टाटा ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम याद रखना, वेणु श्रीनिवास जो है, ये देखा जाए तो जो टीवीएस समूह है, टीवीएस की आप गाड़ियां खरीदते हैं, अपाचे, जुपिटर, ये सब गाड़ियां जो आती हैं, टीवीएस समूह जो है, टीवीएस समूह के मानद चेयरमैन कौन है, उनका नाम है वेणु श्रीनिवास। ठीक है, और इनको अब देखा जाए टाटा ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो वेणु श्रीनिवास टीवीएस समूह के मानद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को टाटा ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 17 अक्टूबर 2024 को पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव के आधार पर हुई थी। यहां पर देखा जाए टाटा ट्रस्ट जिनके अधीन सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट आते हैं, टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी रखते हैं। ठीक है, ये जो टाटा ट्रस्ट है ये 66% हिस्से, ये टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी रखता है। यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं, टाटा सन्स 156 वर्ष पुरानी भारत की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है, जिसके अंतर्गत लगभग 400 कंपनियां और 300 सूचीबद्ध संस्थाएं कार्यरत हैं। आप बहुत सी कंपनियां देखते हैं, ठीक है, जैसे टाटा की आप बहुत सी ब्रांड देखते हैं, तनिष्क हो गया, ये सब टाटा के ही ब्रांड है। तो लगभग 400 कंपनियां और 30 सूचीबद्ध संस्थाएं भारत में इस टाइम टाटा सन्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत ने काबुल में दूतावास को दर्जा बहाल कर दिया है। काबुल में जो दूतावास था, भारतीय दूतावास, इसका दर्जा वापस से बहाल कर दिया है। और यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारत ने काबुल स्थित अपने तकनीकी दूतावास को अपग्रेड कर पूर्णकालिक भारतीय दूतावास का दर्जा बहाल कर दिया है। घोषणा नई दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री जो थे आमिर खान मुक्ति, ठीक है, आमिर खान मुतक्की जो आए हुए थे, और बीच में कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई थी कि इन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे महिलाओं को बाहर रखा था। फिर दोबारा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो दोबारा फिर सम्मिलित किया गया था। तो इस वजह से देखा जाए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से विदेश मंत्री थे। अफगान तालिबान के देखा जाए विदेश मंत्री हैं ये आमिर खान मुतक्की। ठीक है, इनकी मौजूदगी में भारतीय दूतावास और भारतीय जो विदेश मंत्रालय है, भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा यह फैसला लिया गया कि जो भारत का दूतावास है काबुल में, इसको वापस से बहाल कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से पूर्णकालिक भारतीय दूतावास का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। इससे भारत अफगानिस्तान राजनयिक संप्रेषण और सेवाएं नियमित रूप से बहाल हो सकेंगी। अगली खबर क्या है, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 के फाइनल सैन डिएगो चिली में खेला गया था, और इसमें देखा जाए मोरक्को ने अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया। दोनों गोल यासिर जबीरी ने 12वें और 29वें मिनट में किया था। किसने किया था दोनों गोल, यहां पर यासिर जबीरी जो है इनके द्वारा किया गया था, मोरक्को के खिलाड़ी है। फाइनल मुकाबले में देखा जाए तो मोरक्को ने अर्जेंटीना को पराजित किया, और यह फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था, सैन डिएगो चिली में फाइनल मुकाबला खेला गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
गोल्डन बॉल किसको मिला? अब गोल्डन बॉल मोरक्को के ओथमान माम्मा को मिला, ओथमान माम्मा को मिला है, ये मोरक्को के खिलाड़ी हैं। जबकि गोल्डन बूट अमेरिका के बेंजामिन क्रेशियमी को मिला है, क्रेम सची को मिला है, क्रेम सची, बेंजामिन क्रेम सची। 5 गोल इन्होंने किए थे, इनको देखा जाए तो गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है। मोरक्को यह ट्रॉफी जीतने वाला घाना के बाद दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। यानी कि जो फीफा अंडर 20 विश्व कप है, इसको जीतने वाला मोरक्को घाना के बाद, ठीक है, दूसरा अफ्रीकी देश बना है। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चर्चा करें। लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन। अब ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, ठीक, में रक्षा निर्माण से संबंधित सवाल अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या उत्तर प्रदेश में जो विनिर्माण उद्योग है, उस दृष्टिकोण से आपसे सवाल पूछे जाए परीक्षा में, तो इस पॉइंट को आप करंट अफेयर से रिलेट करके मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो 18 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया है। यहां पर देखा जाए तो यह संयंत्र पीटीसी इंडस्ट्रीज और स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में स्थित है और रक्षा एरोस्पेस क्षेत्र में स्वदेशी टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स उत्पादन को बढ़ावा देगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो 1000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित प्लांट 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इसके तहत पीटीसी इंडस्ट्रीज और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बीच एमओयू भी हुआ है, जो भारत की आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और इस पॉइंट को आप मेंशन करेंगे कहां पर? यूपी स्पेशल पेपर 6, यूपी स्पेशल के पेपर 6 में आप मेंशन करेंगे मुख्य परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में इसको आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए गोवर्धन असरानी का निधन हो गया है, गोवर्धन असरानी का निधन हो गया है। प्रसिद्ध अभिनेता थे, प्रसिद्ध हास्य कलाकार थे। इनका देखा जाए तो 20 अक्टूबर 2025 को 84 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म 1 जनवरी 1940 को जयपुर में हुआ था और उन्होंने देखा जाए तो FTII पुणे 1964 में अभिनय का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। चर्चा कर लेते हैं, असरानी के बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। तो असरानी 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़िया से करियर की शुरुआत की थी और हिंदी तथा गुजराती सिनेमा में अपने हास्य तथा चरित्र भूमिका में पहचान बनाई। उनकी यादगार फिल्मों में देखा जाए तो शोले, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर, बावर्ची और कोशिश शामिल है। साथ ही साथ देखा जाए तो शोले जो थी, शोले में एक डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, ये देखा जाए आज भी अमर है। 1975 में शोले मूवी आई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। असरानी को अपने शानदार, ठीक, असरानी को अपने शानदार अभिनय के लिए 2 बार फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, 2 बार इनको फिल्म फेयर, जो हास्य कलाकार होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार 2 बार इनको मिला है फिल्म फेयर में। चलिए आगे चर्चा करते हैं। रामानुज जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। 22 अक्टूबर 2025 को रामानुज जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। यह पहल भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज के संयुक्त सहयोग से शुरू की गई है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि जो रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारत की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा, साथ ही साथ लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज, इसके द्वारा मिलकर रामानुज जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है 22 अक्टूबर 2025 को। चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? यहां पर देखा जाए कार्यक्रम का शुभारंभ रॉयल इंस्टीट्यूशन मेफेयर लंदन में हुआ था। ठीक है, इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने भारत यात्रा के बाद की, जिसका उद्देश्य भारत और ब्रिटेन के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार सहयोग को सशक्त बनाना है। इसी वजह से देखा जाए ये रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। भारत ब्रिटेन संबंधों पे अगर जीएस पेपर 2 में आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, तो तकनीकी संबंध एक हेडिंग आप डालेंगे और तकनीकी संबंध में देखा जाए आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं कि भारत और ब्रिटेन के द्वारा संयुक्त रूप से रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से देखा जाए
भारत और ब्रिटेन के बीच वैज्ञानिक अनुसंधान नवाचार सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंसेज के द्वारा मिलकर शुरू किया गया। ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं, आपको वहां पर वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। चलिए आगे देखते हैं, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, जेमेक्स 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए तो भारत और जापान के बीच जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 का आयोजन 16 से 18 अक्टूबर 2025 तक किया गया। यहां पर देखिए अभ्यास का जो समुद्री चरण था वो जापान सागर में, और हार्बर चरण 21 अक्टूबर को योकोसुका बंदरगाह जो है यहां पर संपन्न हुआ। भारत की ओर से देखा जाए तो आईएनएस, भारत की ओर से आईएनएस सह्याद्री जो शिवालिक श्रेणी की है वो यहां पर सम्मिलित हुई थी। और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की ओर से कौन सम्मिलित हुआ था, जापान की ओर से कौन सम्मिलित हुआ था, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भारत की ओर से कौन सम्मिलित हुआ था। ठीक है, यह द्विपक्षीय अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में जाना जाएगा। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीपीसीएस 2024 देखा जाए तो युद्ध अभ्यास से आपके खूब सवाल पूछे गए, और युद्ध अभ्यास से क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। तो याद रखना जो अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर 2025 में हुआ है जिमेक्स, ठीक है। और एक यहां पर पैटर्न आपने नोटिस किया होगा, जैसे 2024 में युद्ध अभ्यास का पैटर्न पूछ लिया था कि कब कब कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ, सेम वैसा ही सवाल एक 2025 में भी पूछा गया। 2025 में सवाल पूछा गया जो अंतरिक्ष मिशन थे, भारत के अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया गया, इस पैटर्न पर पूछ लिया कि भारत का अंतरिक्ष मिशन कब लॉन्च किया गया, चंद्रयान कब लॉन्च किया गया, जो आदित्य L1 मिशन है उसको कब लॉन्च किया गया, ऐसा सवाल आपसे परीक्षा में पूछा था। तो एक ये नया पैटर्न आयोग का है, एक नए पैटर्न का आयोग ने इजाद किया है, और भविष्य में ऐसे सवाल आपसे खूब पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, जहां भी आप डेट देखें तो आप डेट की तरह अरेंज करते जा सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए गोवा के स्कूलों व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है, चर्चा कर ले। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने घोषणा की है कि राज्य के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे पूछे कि किस राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को जोड़ा जाएगा, शतरंज को एज अ खेल शामिल किया जाएगा, तो वो गोवा राज्य सरकार है। यहां पर चर्चा करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रणनीतिक सोच और निर्णय क्षमता विकसित करना है। घोषणा फिडे वर्ल्ड कप के लोगो लॉन्च कार्यक्रम के दौरान की गई। यहां पर देखा जाए जो फिडे वर्ल्ड कप है इसका जब लोगो लॉन्च किया जा रहा था उसी कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई कि गोवा में स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया जाएगा। ठीक है, शतरंज का जो इजाद हुआ था वो भारत में ही हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राज शुक्ला की पुस्तक है, राज शुक्ला की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर देखा जिसका विमोचन किसके द्वारा किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राज शुक्ला की पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी इसका विमोचन किया है। परीक्षा में आपसे पूछे कि सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक किसकी है, तो ये राज शुक्ला की पुस्तक है, और ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। ठीक है, और इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह के द्वारा। कहां पर, नई दिल्ली में। यहां पर देखा जाए तो पुस्तक में राष्ट्रीय शक्ति और समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिविल मिलिट्री फ्यूजन को केंद्रीय सूचक मानते हुए नीतिगत समन्वय, संस्थागत तालमेल और तकनीकी औद्योगिक साझेदारी की जरूरतों पर बल दिया गया है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो कोल इंडिया व आईआईटी मद्रास मिलकर बनाएंगे सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी बनाने के लिए किसके किसके बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, आईआईटी मद्रास और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में। यह सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वो आईआईटी मद्रास के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो 20 अक्टूबर 2025 को चेन्नई में कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत दोनों संस्थान मिलकर सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में एक अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास केंद्र, ठीक है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी स्थापित करेंगे। यहां पर देखें तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में टिकाऊ तकनीकों के विकास, कार्बन उत्सर्जन की कमी और पर्यावरण अनुकूल समाधानों को बढ़ावा दे रहा है। और इसी वजह से देखा जाए ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी स्थापित करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, आईआईटी मद्रास के साथ। चलिए आगे देखते हैं, भारत के या देश के 53वें सीजीआई कौन होंगे, जस्टिस सूर्यकांत। ये जो जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस सूर्यकांत देखा जाए तो 24 नवंबर को भारत के
53वें सीजीआई के रूप में शपथ लेंगे। यहां पर चर्चा करते हैं, पॉइंट्स क्या है। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। मौजूदा सीजीआई जो है बीआर गवई, ठीक, बीआर गवई, यहां पर देखा जाए 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे और उसके बाद 24 नवंबर 2025 को जस्टिस सूर्यकांत पदभार संभालेंगे। वे 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। यानी कि जस्टिस सूर्यकांत का जो कार्यकाल होगा ये 2025 से लेकर 2027 तक होगा। 9 फरवरी 2027 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। और बीआर गवई के बारे में एक पॉइंट आप याद रखिएगा, ये पहले बौद्ध और दूसरे दलित सीजेआई हैं, ठीक है। आपको यह बताना है कि पहले दलित सीजेआई कौन थे। भारत के पहले दलित सीजेआई कौन थे, ये आप कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलिए यहां पर देखा जाए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं उनको सीजेआई नियुक्त किया जाता है और वर्तमान में देखा जाए जस्टिस सूर्यकांत जो है ये शीर्ष वरिष्ठता क्रम में सबसे आगे है, ठीक है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। भारत ने पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित कर लिया है और इसका नाम क्या है, नेफ्रोथोमाइसिन, ठीक है। नेफिथ्रोमाइसिन इसका नाम है, ये याद रखिएगा। भारत के द्वारा विकसित की गई पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है, नेफिथ्रोमाइसिन। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यूपीपीसीएस में पूछा था, आई थिंक जो मैट्रिक्स के बारे में पूछ लिया था, जो मलेरिया की दवा थी उसके बारे में पूछ लिया था, सेम उसी प्रकार से पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है, इस वजह से ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेफिथ्रोमाइसिन। यहां पर देखा जाए तो ये दवा प्रतिरोधी स्वतंत्र संक्रमणों के इलाज में प्रभावी है और खास तौर पर कैंसर रोगियों और मधुमेह के मरीजों के लिए उपयोगी साबित होगी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अभिनव बिंद्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शीतकालीन ओलंपिक जो 2026 में जिसका आयोजन हो जाएगा उसमें देखा जाए इनको टॉर्च बियरर इनको घोषित किया गया, नामित किया गया है, ये मसाल वाहक बनेंगे, ठीक है। यहां पर चर्चा करते हैं तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है अभिनव बिंद्रा। अगले वर्ष होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए मसाल वाहक यानी कि टॉर्च बियरर के रूप में इनको चुना गया है। यहां पर देखें तो यह खेलों का आयोजन 6 से 22 फरवरी 2026 तक मिलान और कॉर्टिना इटली में आयोजित किया जाएगा। कहां पर होगा, मिलान और कार्टिना में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा 2026 में। और इसमें देखा जाए मसाल वाहक, टॉर्च बियरर, एक होता है ध्वज वाहक, तो जो जब टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, जो दल गुजरता है, तो दल गुजरने के साथ कुछ खिलाड़ी होते हैं, वहां पर ध्वज राष्ट्र का ध्वज लेके चलते हैं। लेकिन एक होता है ओलंपिक मशाल लेके चलना, ठीक है। ओलंपिक मशाल लेके व्यक्ति सबसे आगे चलता है, उसके बाद विभिन्न राष्ट्र गुजरते हैं और राष्ट्र के जो खिलाड़ी होते हैं वो राष्ट्र का ध्वज लेकर गुजरते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो टॉर्च बियरर होता है वो टॉर्च बियरर सबसे आगे रहता है। तो इस बार किसको चुना गया, अभिनव बिंद्रा को चुना गया, ये होंगे टॉर्च बियरर, मसाल वाहक। आगे चर्चा करते हैं, खबर इंपॉर्टेंट है, आरओ में यहां से सवाल पूछा गया था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है, ये 702 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। चर्चा करते हैं तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 702 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की साप्ताहिक सांख्यिकी अनुपूरक के अनुसार पिछले सप्ताह स्वर्ण भंडार में लगभग 6.2 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, जो 108 अरब डॉलर से अधिक है। यहां पर देखा जाए हालांकि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 1.7 अरब डॉलर की कमी आई है और 570 अरब डॉलर पर आ गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारतीय केंद्रीय बैंकों की हिस्सेदारी में भी 3 करोड़ रुपए की कमी आई है, जिससे 3 करोड़ डॉलर की कमी आई है, जिससे ये 4.62 अरब डॉलर है, ठीक है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। पाकिस्तान से होकर बहने वाली कुनार नदी, ये कुनार नदी चर्चा में आ गई है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये कुनार नदी कहां पर प्रवाहित होती है, बेसिकली देखा जाए ये कुनार नदी निकलती तो पाकिस्तान से ही है, ठीक है, निकलेगी ये पाकिस्तान से ही, लेकिन ये अफगानिस्तान में जाती है और फिर अफगानिस्तान से आकर वापस पाकिस्तान में आती है, ठीक। और जहां से ये निकलती है वहां पर क्या है कि वहां पर ना ही कोई गांव है, ना ही कोई आवासीय क्षेत्र है, तो पाकिस्तान इस पे कोई डैम वगैरह पाकिस्तान ने बना नहीं रखा है। बेसिकली इस पानी का जो कुनार नदी है, इस कुनार नदी का मुख्य पानी जो है उसका यूज अफगानिस्तान के द्वारा ही किया जाता है। और अफगानिस्तान से जब पाकिस्तान में आती है तो जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर ये नदी पहुंचती है, तब पाकिस्तान इसका यूज करता है। लेकिन अब क्या हुआ है, अफगानिस्तान के ऊपर जैसे आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में ये पाकिस्तान के द्वारा देखा जाए अटैक किया गया था, ठीक है, उनके निहत्थे सिविलियन को मारे गए और साथ साथ में कुछ क्रिकेटर्स भी मारे गए थे। स्टेडियम पे देखा जाए बम गिरा दिया था, उनके फाइटर
जेट वगैरह थे उन्होंने, तो उसमें कुछ खिलाड़ी भी मारे गए थे। और उसके बाद अफगान तालिबान जो है उसने फैसला लिया है कि जो अफगानिस्तान में कुनार नदी है इस पर हम बांध बनाएंगे, और ये सेम स्ट्रेटजी फॉलो की जा रही है इंडिया की। ठीक है, जो सिंधु जल समझौता था, जैसे सिंधु जल समझौते को भारत के द्वारा देखा जाए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, उसी प्रकार से देखा जाए तो अब यहां पर कुनार नदी पर डैम बनाया जाएगा। हालांकि डैम बनाने के बाद एक खतरा ये होगा कि अफगानिस्तान तालिबान जो अफगानिस्तान है उसके पास इंडिया जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम या कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो पाकिस्तान के जो मिसाइल है उनको झेल सके। हो सकता है मिसाइल अटैक हो जाए ड्रोन पर, वो सब भविष्य की बात है, लेकिन ऐसा अगर होता है तो विस्तृत रूप पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा और इस पर अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक्शन भी ले सकती है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। यहां पर पाकिस्तान से होकर बहने वाली कुनार नदी पर बांध बनाएगा अफगानिस्तान। चर्चा करते हैं क्या खबर है। अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान से होकर बहने वाली कुनार नदी पर बांध बनाने की योजना शुरू करने की घोषणा की है। आदेश सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजाद ने दिया है। यह परियोजना जल्दी पूरा करने के लिए कहा भी गया है। इस कदम से पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह प्रभावित होने की आशंका है, खासकर हालिया सीमा झड़प के बाद तनाव और बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। वीर भादु ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यहां पर देखा जाए अभी तक मिक्स्ड मार्शल आर्ट में भारत की ओर से जो एशियाई युवा खेल होते हैं वहां पर कोई भी खिलाड़ी ने पदक नहीं जीता था, लेकिन वीर भादु जो है इन्होंने पदक जीता है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेलों में भारत के वीर बहादुर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है और इस स्पर्धा में भारत का यह पहला पदक भी है। यहां पर चर्चा करें, उन्होंने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में थाईलैंड के डोचा चोट, ठीक है, डेचा चोट जो है, डेचा चोट को ये थाईलैंड के खिलाड़ी इनको पराजित किया था और उसको इनको पराजित कर कांस्य पदक जीता था। वहीं पर चर्चा कर लें, ये जो एशियाई युवा खेल आयोजित किए जा रहे हैं यहीं पर जो 5000 मीटर पैदल चाल थी, ठीक है, इसमें देखा जाए पलाश मंडल ने भी कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा वैश्विक हैकाथॉन हरनिंगर 2025। चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए क्या खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चौथा वैश्विक हैकाथॉन हरनिंगर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया है, जिसकी थीम क्या है, सुरक्षित बैंकिंग, पहचान, अखंडता और समावेशिता। ठीक है, सुरक्षित बैंकिंग, पहचान, अखंडता और समावेशिता, इसी थीम पर देखा जाए हरनिंगर 2025 वैश्विक हैकाथॉन है, इसका आयोजन किया जा रहा है। यहां पर चर्चा करें तो प्रतिभागियों में टोकनकृत केवाईसी, ऑफलाइन सीबीडीसी और विश्वास बढ़ाने से जुड़ी तकनीकी समाधान आमंत्रित किए गए हैं ताकि लेन देन सुरक्षित, ग्राहक पहचान संरक्षण, भरोसा मजबूत हो सके। पंजीकरण 23 अक्टूबर से खुला हुआ है। ठीक है, और इस वजह से देखा जाए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हरनिंगर 2025 है इसका आयोजन किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। गश्ती पोत आईसीजीएस अजीत और अपराजिता का अनावरण किया गया है। ये जो आईसीजीएस अजीत और अपराजिता है इसका अनावरण किया गया है। यहां पर हम चर्चा करें तो भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 2 तेज गश्ती पोत आईसीजीएस अजीत और आईसीजीएस अपराजिता का जलावतरण किया है। देखा जाए ये 320 टन वर्ग के स्वदेशी श्रृंखला के 7वें और 8वें एफपीबी है। इसमें देखा जाए उच्च गतिशीलता, प्रणोदन क्षमता व्याप्त है। ठीक है, ये पोत मत्स्य संरक्षण, तटीय गश्त, तस्करी और समुद्री डकैती रोधी कार्रवाइयों तथा खोज बचाव अभियानों के लिए बहुमिशन कार्य में सक्षम होंगे। आगे चर्चा करते हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025। अब ये जो भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 है इसके बारे में चर्चा करें तो देखा जाए इसका आयोजन का नाम जान लेते हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 है। कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो 30 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच इसका आयोजन होगा। कहां पर होगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजक कौन है यहां पर, ठीक है, तो भारतीय चावल निर्यातक संघ, जो भारतीय चावल निर्यातक संघ है, साथ ही साथ एपिडा के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। विशेष अतिथि कौन होंगे, तो फिलीपींस, घाना, नामीबिया और गाम्बिया के जो विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर मुख्य अतिथि या विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक चावल व्यापार में पारदर्शिता, दक्षता और गतिशीलता को मजबूत करना, चावल के क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को और ज्यादा मजबूत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। पुस्तक है मोदी का मिशन। अब ये जो मोदी का मिशन पुस्तक है इसके लेखक कौन हुए, इसके लेखक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके लेखक है बर्जिस देसाई। ये पॉइंट याद रखना कि मोदी का मिशन पुस्तक किसने लिखा है, बर्जिस देसाई ने लिखा है। और इस पुस्तक का विमोचन देखा जाए तो ये आचार्य देवव्रत और
देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहां पर चर्चा करते हैं। पुस्तक मोदी का मिशन प्रसिद्ध वकील बर्जिस देसाई के द्वारा लिखी गई जीवनी है, जो नरेंद्र मोदी के वाडनगर से साधारण बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की यात्रा के रास्ते की चुनौतियां, निर्णय जैसे अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण पर विस्तार से चर्चा करती है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है मोदी का मिशन। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? आचार्य देवव्रत और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया है। अगली खबर पर चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए भारत को डोपिंग रोधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया है। चर्चा करें तो भारत को डोपिंग रोधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 में ब्यूरो उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह निर्णय पेरिस में आयोजित सम्मेलन के 10वें सत्र में लिया गया है। भारत ने सम्मेलन में इंटरैक्टिव बोर्ड के माध्यम से अपनी डोपिंग रोधी पहलों का प्रदर्शन भी किया था। सम्मेलन में डोपिंग रोधी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ भी मनाई गई और खेलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौते भी यहां पर किए गए। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। उभरता विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन, इसका आयोजन कब होगा? तो इसका आयोजन उभरता विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन जो है, इसका आयोजन 3 से 5 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा, जिसमें वैश्विक विशेषज्ञों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं का संबोधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तियां, महिला उद्यमियों और डीप टेक स्टार्टअप के मुख्य कार्याधिकारी के साथ साथ विषयगत तकनीकी चर्चाएं भी सम्मिलित होंगी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए ये उभरता जो इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। कब होगा? 3 से 5 नवंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं पॉल कपूर के बारे में। ये जो पॉल कपूर है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको देखा जाए अमेरिका में सहायक विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। भारतीय अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ पॉल कपूर को अमेरिका का सहायक विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। वे अब दक्षिण और मध्य एशिया से संबंधित मामलों को संभालेंगे। यहां पर चर्चा करें, कपूर ने डोनाल्ड लू का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? डोनाल्ड लू का स्थान लिया है, जो सितंबर 2021 से जनवरी 2025 तक इस पद पर बने हुए थे। वे पहले, यानी कि जो पॉल कपूर है, ये पहले अमेरिकी विदेश विभाग में नीति नियोजन स्टाफ में कार्यरत रह चुके हैं, जहां उन्होंने हिंद प्रशांत रणनीतिक, भारत अमेरिका संबंध और दक्षिण मध्य एशिया रणनीति पर भी काम किया है। तो अब देखा जाए सहायक विदेश मंत्री कौन बन गए? पॉल कपूर बन गए हैं। चलिए अब कुछ प्रश्न हैं आपसे, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि न्यूयॉर्क सिटी में गुरु तेग बहादुर के सम्मान में सड़क का नामकरण किस बैरो या क्षेत्र में किया गया है? मैनहट्टन क्षेत्र में, ठीक है, ब्रोंक्स क्षेत्र में, क्वींस क्षेत्र में या ब्रुकलिन क्षेत्र में? क्वेश्चन नंबर 2 है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद में 237 वोट मिले, कौन बनी है? साने ताइकची, योशिका नोडा, येरुको कोइको, रेनहो। ठीक है, क्या नाम है इनका? आप कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एफएओ ने जीएफआरए 2025 रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र के आधार पर भारत को वैश्विक स्थान कौन सा दिया है? यहां पर चर्चा करें। ठीक है, 7वां, 9वां, 10वां या 8वां? आगे चर्चा करते हैं। पद्म भूषण वैज्ञानिक एकनाथ वसंत चटनिस ने किस संस्थान में 1981 से 1995 के बीच निदेशक के रूप में कार्य किया है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में, डीआरडीओ में या बार्क में? आगे चर्चा करें। वेणु श्रीनिवास को 17 अक्टूबर 2024 को प्रस्ताव के आधार पर कहां आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया? टाटा सन्स में, टाटा ट्रस्ट में, टीवीएस मोटर्स कंपनी में या भारतीय उद्योग परिसंघ में? ठीक है, कमेंट में आप बताएं कहां पर इनको देखा जाए तो आजीवन ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बाइलिंगुअल दिया हुआ है क्वेश्चन। भारत ने काबुल में अपने मिशन को किस दर्जे को बहाल कर दिया है? मानद कॉन्सुलेट के दर्जे को बहाल कर दिया है या तकनीकी मिशन को बहाल कर दिया है या पूर्णकालिक भारतीय दूतावास को बहाल कर दिया है या व्यापार कार्यालय को बहाल कर दिया है? तो आपको बताना है कौन सा जो मिशन था उसको बहाल कर दिया गया वापस से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है, चिली ने जीता है, मोरक्को ने जीता है या घाना ने जीता है? कौन सा देश है जिसने अंडर 20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन कब हुआ? 15 अक्टूबर 2025 को, 18 अक्टूबर 2025 को, 20 अक्टूबर 2025 को या 22 अक्टूबर 2025 को? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई या DY चंद्रचूड़? तो यहां पर देखा जाए 3 नाम तो दे रखे हैं। जो यहाँ पर BR गवई तो वर्तमान में है, संजीव खन्ना रिटायर हो चुके, चंद्रचूड़ भी रिटायर हो चुके, तो ऑप्शन बचता है यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत। तो सही उत्तर सूर्यकांत हो जाएगा। अंतिम सवाल क्या है? भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? ये नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, सही उत्तर
आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यहां पर देखा जाए ये 10 सवाल थे, इन 10 सवालों से आपसे पूछा गया, इन 10 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ बीच में मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि भारत के पहले दलित सीजीआई कौन थे। तो ये टोटल 11 सवाल हैं, 11 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।